रिजल्ट्स ऑन पैरेलल लाइंस। सबसे पहली चीज़ तो ये कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। पैरेलल लाइंस हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, ये मैंने दो लाइन बनाई ऐसे, ओके, और इन दोनों लाइनों को अगर मैं बोथ साइड, इधर साइड मैं इनको अगर आगे प्रोड्यूस करता हूँ तो आगे जाकर भी ये कहीं पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और अभी जो मुझे दिखाई दे रही हैं ये भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो मैं क्या कहूँगा कि ये दोनों लाइनें कैसी हैं, पैरेलल। फिर से दो लाइनें पैरेलल कब होती हैं, तो आंसर है अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर रही हों तो हम क्या कहेंगे कि वो कैसी हैं, पैरेलल लाइनें। लेकिन ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई, क्योंकि अभी आप देखिए कि ये मैंने आपके सामने बनाई, क्या ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइन हैं, तो आंसर है नो, ये लाइनें पैरेलल नहीं है। तो सिर्फ इतना कह देना कि ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं वो पैरेलल हैं, ये आधी डेफिनेशन है, अधूरी है ना। कंप्लीट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट डेफिनेशन ये होगी कि अगर हमारे पास दो लाइनें हैं और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, एंड ऑल्सो उनको इधर साइड खींचने पर, इधर आगे प्रोड्यूस करने पर, इधर भी और इधर भी प्रोड्यूस करने पर भी वो एक दूसरे को क्या नहीं करनी चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। अगर वो इधर इधर दोनों साइड प्रोड्यूस करने पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं तो वो लाइनें क्या कहलाएंगी, पैरेलल लाइंस। अभी ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैंने इनको आगे प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ पर एक दूसरे को जाकर इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से पैरेलल लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो आंसर है कि ऐसी लाइनें जो इधर साइड प्रोड्यूस करने पर भी एक दूसरे को क्या न करें, इंटरसेक्ट ना करती हों, ऐसी लाइनें क्या कहलाती हैं, पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने बनाई दो पैरेलल लाइंस, ओके। ये अगर मैं कह रहा हूं कि पैरेलल लाइंस है तो आप ये मान के चलेंगे कि इनको आगे प्रोड्यूस करने पर भी ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये एक पैरेलल लाइन है L, और इस पैरेलल लाइन का मैंने नाम रखा M। ये लाइन है M और ये लाइन है L, और ये अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम किस सिंबल को यूज करेंगे, ऐसे, L पैरेलल है, ये दो लाइनें ऐसी बनाएंगे, L पैरेलल है किसके, M के, ठीक है। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। फिर से यहाँ पर मैंने दो लाइनें बनाई जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, X लाइन और Y लाइन। तो बताइए इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आंसर है हम लिखेंगे X, फिर इसके बाद पैरेलल का सिंबल बनाएंगे और Y। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, X पैरेलल टू Y, कैसे पढ़ेंगे, X पैरेलल टू Y, ठीक है। ये बिल्कुल आसान है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट, अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं या नहीं भी हैं, ओके, कोई इशू नहीं है। अगर पैरेलल हैं या नहीं हैं, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन खींच दूँ जो इन दोनों लाइनों को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे A पॉइंट पर और B पॉइंट पर, है ना, तो ये वाली जो लाइन जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, तो इस वाली लाइन का हम क्या नाम रखेंगे, ट्रांसवर्सल। इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या हो, कौन सी लाइन होती है, तो ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है अलग अलग पॉइंट पर। ये इस वाली लाइन को ट्रांसवर्सल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, A पॉइंट पर। इस वाली लाइन को ये ट्रांसवर्सल कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, B पॉइंट पर। इसी तरह से यहां पर मैंने ये जो दो लाइनें बनाई हैं, इन दोनों लाइनों को के ऊपर मैंने यहां पर एक लाइन खींच दी ऐसे, N लाइन, ये एक लाइन है N। अब ये जो N लाइन है इसको किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, सपोज करो P, और इसको भी, इस वाली लाइन को भी एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी Q। तो ये वाली जो लाइन है ये इन दोनों लाइन को अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाली जो लाइन है इसका क्या नाम रखा जाएगा, ट्रांसवर्सल। क्या नाम रखा जाएगा प्यारे बच्चों, ट्रांसवर्सल, ठीक है। और ट्रांसवर्सल का नाम यहाँ पर कौन है, N। N क्या है, ट्रांसवर्सल, ओके। फिर से यहाँ पर ये दो लाइनें हैं, ये दो लाइनें जरूरी नहीं है पैरेलल हो या ना हो, हम यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे जो इन दोनों लाइनों को क्या करेगा, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो ये वाली जो लाइन होगी इसका नाम हम क्या रखेंगे, ट्रांसवर्सल। ये वाली लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई डेफिनेशन, ट्रांसवर्सल की आ गई। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद ट्रांसवर्सल समझ आ गया, पैरेलल लाइन समझ आ गई। ट्रांसवर्सल में ये 3 लाइनें भी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, और ये 2 या 2 से ज़्यादा भी लाइनें हो सकती हैं, P Q R। लेकिन शर्त ये है कि तीनों को अलग अलग पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो ये वाली जो लाइन है जो इन तीनों को इंटरसेक्ट कर रही है अलग अलग पॉइंट पर, तो ये वाली जो लाइन है वो क्या कहलाएगी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अच्छा ट्रांसवर्सल समझ आता है, पैरेलल लाइन समझ आती हैं। हमें जो रिजल्ट पढ़ने हैं वो सिर्फ पैरेलल लाइंस के पढ़ने हैं। तो अब हम जितना भी ट्रांसवर्सल बनाएंगे वो कैसी लाइनों के ऊपर बनाएंगे, पैरेलल लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या क्या रिजल्ट बनते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म्ड बाय, एंगल फॉर्म होते हैं कब, जब हम कोई एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं। जब भी हम एक ट्रांसवर्सल बनाते हैं तो एंगल फॉर्म्ड होते हैं। when angle formed when a transversal cuts two lines, 2 पैरेलल लाइन में लेकर चल रहा हूं अभी के लिए। कैसी लाइन है, 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, मैं कैसी लाइनें लेकर चल रहा हूं अभी, 2 पैरेलल लाइंस लेकर चल रहा हूं। अच्छा, तो ये जरूरी नहीं है, आप ये बात याद रखना कि दोनों लाइनें पैरेलल हों तो ओके, आप चाहो तो पैरेलल लेकर चल सकते हो या नहीं भी लेकर चलो, एक ही बातें हैं। तो यहाँ पर मैं पहले 2 लाइनें बनाता हूँ। ये मैंने एक लाइन बनाई और ये मैंने एक लाइन बनाई। ओके, और यहाँ पर इस लाइन का नाम रखा मैंने L, इसका नाम रखा M, और ये मैंने बनाया एक क्या, ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, ट्रांसवर्सल। अच्छा, अब जैसे ही मैंने ट्रांसवर्सल बनाया तो यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट हो गए। एक देखिए यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 1। यहाँ पर भी एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 2। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 3। यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 4। और भी एंगल क्रिएट हुए, यहाँ पर एक एंगल क्रिएट हुआ, एंगल 5। यहाँ एक एंगल क्रिएट हुआ, 6। यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 8। तो टोटल कितने एंगल बनके तैयार हो जाते हैं, 8 एंगल। जब भी हमारे पास 2 लाइनें होती हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है 2 पॉइंट पर, 2 अलग अलग पॉइंट पर। ये सपोज करो पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q। तो 2 अलग अलग पॉइंट पर जब एक लाइन कट करती है 2 लाइनों को, तो हम उस लाइन का नाम रखते हैं ट्रांसवर्सल। और वो कितने एंगल क्रिएट कर देता है वहां पर, 8 एंगल, 4 एंगल यहाँ पर और 4 एंगल यहाँ पर। ठीक है, ईच पॉइंट पर वो 4 एंगल बना देता है। अब इन एंगल्स का कुछ नाम होता है, वो हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। नंबर 1, ये आप 8th लेवल पर पहले से पढ़ के आए होंगे कि हमारे पास होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पर हमने कौन कौन से एंगल बनाए हैं, एक तो हमने बनाया है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर कौन कौन से हैं, जैसे एंगल 1 और एंगल 5, ये क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 एंड एंगल 5 ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, इसी तरह से एंगल 2 और एंगल 6 ये भी कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 2 एंड एंगल 6 ये कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये आप छोटी क्लासों में पहले से पढ़ के आए हो कि ये जो एंगल्स हैं ये क्या कहलाते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से एंगल 7 और एंगल 3 ये भी क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से 4 और इसके जैसा ही एंगल एक यहाँ बना, ये भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल 4 एंड एंगल 8 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो 4 पेयर आपको दिखाई देते हैं कि जैसे ये एक लाइन है, जो एंगल यहाँ पर बना, ऐसे इस लाइन पर जो एंगल यहाँ बनेगा, ये दोनों एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे। इसी तरह से
इस लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया तो यहाँ पर जो एंगल बना और यहाँ पर जो एंगल बना ये दोनों भी करस्पॉन्डिंग एंगल, सिमिलरली ये करस्पॉन्डिंग एंगल और 2 और 6 भी करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसके बाद दूसरे टाइप के जो एंगल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे उनका नाम हम रखते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेमिंग कर रहे हैं इनकी, फिर इनको हम समझेंगे कि कौन से एंगल आपस में इक्वल होते हैं, कौन से इक्वल नहीं होते हैं, या उनका सम क्या होता है। तो नेक्स्ट होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो देखिए यहाँ पर ये एक इंटीरियर एंगल है, ये भी एक इंटीरियर एंगल है, ये भी इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है। इन दोनों लाइनों के अंदर यहाँ पर जितने एंगल बनेंगे इन दोनों लाइनों के बीच में, इसके और इसके बीच में जहाँ पर जो भी एंगल बन रहे हैं ये सब कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। और ये बाहर वाले एंगल हैं, इनको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। फिर से 3, 4, 6, 5 ये क्या हैं, इंटीरियर एंगल। और 1, 2 और 7, 8 ये कैसे एंगल हैं, एक्सटीरियर एंगल। अब इनमें से ये एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाते हैं। एंगल 3 और एंगल 6 क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और 4 और 5 इंटीरियर एंगल तो हैं लेकिन ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, तो एंगल 4 और 5 भी क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास जो पेयर हैं वो कौन कौन से हैं, एंगल 3 एंड एंगल 6। और दूसरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर कौन सा है हमारे पास, 4 और 5, ये भी एक दूसरे के अल्टरनेट कहलाते हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5 ये। ठीक है, ओके, हम कुछ नाम यहाँ पर दे चुके हैं। अब इसके बाद थर्ड टाइप के जो एंगल हमारे पास आते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। क्या नाम देते हैं उनका, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो थर्ड जो हमें थर्ड और लास्ट जो हमें पढ़ना है वो है कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल। तो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कौन से कहलाते हैं, जैसे हमारे पास ये 3 और 5, ये 4, 6 ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल हैं। अब इनमें से जो एक साइड में जो होते हैं, जो एक साइड में होंगे, जैसे इस साइड वाले 3 और 5 हैं, है ना, तो ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, 3 एंड 5। अच्छा, और 4 और 6 ये एक साइड में इंटीरियर एंगल है, एक साइड वाले जो भी इंटीरियर एंगल होंगे वो कॉन्जुगेटिव कहलाएंगे, एंगल 4 एंड एंगल 6 ये। तो 4 और 6 कॉन्जुगेटिव हैं और 3 और 5 कैसे हैं, कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो ये 3 टाइप के एंगल्स प्यारे बच्चों आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और ठीक है, अब इन तीनों की नेमिंग के बेसिस पर हमें कुछ थ्योरम्स, कुछ रिजल्ट देखने हैं, उनको हम देखेंगे। पहले एक बार फिर से यहाँ पर जो हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए ये आपके पास 2 लाइनें हैं L और M। ओके, अब यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हैं, ये एंगल और ये एंगल कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर बनाता हूँ ऐसे, यहाँ पर ये वाला एंगल नीचे वाला ले रहे हो तो ये एंगल, तो ये एंगल्स कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना, यहाँ पर हमने इनका क्या नाम दिए हैं, 1 और 5, ये क्या हैं, करस्पॉन्डिंग। इसी तरह से ये वाले नीचे वाला एक जैसा जो दिखाई दे रहा है, ये भी नीचे बनाया और ये भी नीचे बनाया, तो ये भी कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे 3 और 7। इसी तरह से ऑल्टरनेट इंटीरियर की अगर हम बात करें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको ऐसे दिखाई देंगे, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए ये आपने 2 लाइनें बनाई, एक लाइन ये बनाई, एक लाइन ये बनाई, और इसमें ऑल्टरनेट वाले कौन से एंगल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो इसको आप ऐसा बना सकते हो, यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, इस तरह से आप बना सकते हो इसको, ये यहाँ से हटा दो ये। तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल कहलाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इनके क्या नाम है यहाँ पर, 3 और 6। ठीक है ना, 3 और 6। इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हो, जैसे ये बनाया और ये बनाया और ये बनाया। इसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4
और इस एंगल का नाम क्या है, एंगल फाई। ठीक है, इस तरह से ये भी बिल्कुल आसान है। तो इनको पहचानना भी सीख लो कि ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब इसके बाद हाँ नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर मैंने लाइन बनाई और इसमें ये एंगल और ये एंगल जो कि एक साइड में है, इन एंगल का नाम क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है, इसी तरह से दूसरा वाला ये ऐसे बना दिया और ये वाले भी एक साइड में हैं, तो ये वाले एंगल भी क्या कहलाएंगे, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। ठीक है ना, इस तरह से 4 और 6। तो ये बिल्कुल आसान है। तो अब ये अगर नेमिंग अगर आपको इसको करना आ रहा है तो फिर आप इनके ऊपर सारे रिजल्ट पढ़ सकते हो। और ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर जितनी भी बातें होंगी वो सारी की सारी बातें हम पैरेलल लाइंस के बारे में करेंगे, क्योंकि ये जो रिजल्ट्स पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, पैरेलल लाइंस के लिए। तो आपके सामने जो क्वेश्चंस भी आने वाले हैं वो सब जहाँ भी ट्रांसवर्सल वर्ड को यूज करेंगे तो वो कहाँ पर यूज करेंगे, पैरेलल लाइंस के लिए। ठीक है ना, तो ये एल और एम लाइन पैरेलल लाइन है, ये एन क्या है, एक ट्रांसवर्सल, तब इन एंगल्स का नाम ये नाम रखा जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट जो टर्म है आपके सामने वो आपको सीख लेना चाहिए, एक एग्जम्स। एग्जम्स आपको यूक्लिड के पोस्टुलेट, जब यूक्लिड वाला चैप्टर आपने पढ़ा था तो वहाँ पर एग्जम्स सीखा था। एग्जम्स क्या होते हैं, कुछ फैक्ट होते हैं जिनको हम एज अ रिजल्ट यूज करते हैं, जिनको हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो कुछ हमें फैक्ट दिए हुए हैं जिनको हम कहेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम्स। ये जो फैक्ट्स गिवन है, ये जो एग्जम्स गिवन है हमें, ये किसके बारे में है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में। क्या कहता है ये, इफ अ ट्रांसवर्सल कट 2 पैरेलल लाइन देन ईच करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रांसवर्सल गिराने के लिए दो लाइनों का पैरेलल हो ना हो ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाली बात आप याद रखना। मैंने आपसे कहा कि ये जो ट्रांसवर्सल है, ये जो ट्रांसवर्सल है उसके लिए ये लाइनें पैरेलल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। अगर पैरेलल होंगी तो फिर क्या कहेंगे कि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल। अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो हैं बट आपस में इक्वल नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो इफ लाइन L एंड लाइन M आर पैरेलल, ये हमें कंडीशन गिवन है, L और M कैसी हैं, पैरेलल। तब अगर यहां पर एक ट्रांसवर्सल बनाया जाए N, तो जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में कैसे होंगे, इक्वल। देन एंगल 1 किसके इक्वल रहा होगा, एंगल 2 के। ये एक एग्जम्स है जो हमें याद रखना है। ठीक है, फिर से ये हमारे पास दो लाइनें हैं और ये दोनों लाइनें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। एक्स और वाई आपस में कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, देन अगर कोई एक ट्रांसवर्सल खींचा जाए, ट्रांसवर्सल मतलब जो इन दोनों लाइनों को अलग अलग पॉइंट पर कट करता हो, पॉइंट P और पॉइंट Q पर। ठीक है, तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जैसे एंगल 1 और एंगल 2, ये कैसे एंगल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल। ये हमारे पास एक एग्जाम है जिसको हम एज अ रिजल्ट यूज करेंगे आगे के एंगल्स की थ्योरम्स को पढ़ने के लिए, जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इन सब को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस एग्जाम्स का यूज करेंगे और फिर उनको एज अ थ्योरम प्रूफ कर पाएंगे हम। नेक्स्ट जो चीज़ है वो इसका उल्टा भी काम करता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो ये कि इफ x पैरेलल टू y देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, तब यहां पर हम क्या लिखेंगे, देन एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। अब इसका उल्टा भी होगा कि अगर आपके पास ये दो लाइनें हैं और यहां पर जो ये एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 और एंगल 2, अगर ये आपस में इक्वल हैं, पहले से एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के, तब आप ये कह सकते हो कि ये जो दो लाइनें बनाई हैं आपने L और M, ये आपस में कैसी रही होंगी, पैरेलल। इनका नाम चलो एक्स वाई रख दीजिए अभी के लिए, एक्स एंड वाई। तो ये कैसी रही होंगी, पैरेलल। ठीक है, देन ये कंडीशन रहेगी। तो ये
कन्वर्स कहलाएगा, इसका उल्टा कहलाएगा। कैसे? फिर से, अगर x और y पैरेलल हैं तो 1 और 2 आपस में इक्वल होंगे, एक बात। अब इसका उल्टा क्या कि अगर 1 और 2 आपस में इक्वल हैं तो x और y पैरेलल रहे होंगे, तो ये इसका कन्वर्स कहलाएगा। तो ये क्या कहता है? इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ corresponding एंगल इक्वल देन these two lines are parallel। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अब इसका उल्टा, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल रही होंगी। इन दोनों एक्जम्स को हम यूज करेंगे और फिर इसको हम आगे ले जाकर थ्योरम्स में यूज करके थ्योरम्स को प्रूफ कर लेंगे। अब यहाँ पर जो हम करस्पॉन्डिंग एंगल को लिखा करेंगे तो उसके लिए हम शॉर्ट में अगर हम इसे लिखा करेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे? कॉरस्पॉन्डिंग, बस इतना लिखकर छोड़ दिया करूँगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, ऐसे। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के लिए जो मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूँगा वो क्या यूज करूँगा? ALT लिखा करूँगा, ऑल्टरनेट, फिर डॉट लगाकर इंटीरियर INT और फिर एंगल। एंगल चाहे आप ऐसे एंगल बना लेना या एंगल लिख देना। और कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल को हम को इंटीरियर एंगल कहा करेंगे, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना, इस तरह से हम इनके छोटे फॉर्म यूज करेंगे। ओके, तो अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स एकदम तो हमने पढ़ ली कि अगर हमारे पास दो लाइनें पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अब इस पर बेस्ड हमारे पास कौन कौन सी थ्योरम्स हैं उनको देख लेते हैं वन बाय वन। ओके, थ्योरम नंबर 1 देखिए, क्योंकि आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम समझ लिया है तो थ्योरम नंबर 1 को समझना बहुत आसान हो गया। क्या है थ्योरम नंबर 1 का स्टेटमेंट? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो सबसे पहला काम तो यही करते हैं हम, यहाँ पर बना लेते हैं टू पैरेलल लाइंस, ये ठीक है, और इसको एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये जो पैरेलल लाइन बनाई है इनका नाम है L और M, और ये जो ट्रांसवर्सल वाली लाइन है इसका नाम है N। ओके, ये लाइन इस दोनों लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ पर कुछ एंगल क्रिएट कर रही है, एंगल 1, यहाँ पर एंगल 2, यहाँ पर एंगल 3, यहाँ पर एंगल 4, इसी तरह से 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ओके, अच्छा, क्या गिवन है? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है कि L एंड M ये कैसे हैं? पैरेलल, एंड N इज अ ट्रांसवर्सल। ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। अच्छा, देन ऑल्टरनेट एंगल ऑफ ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो जो हमें प्रूव करना है वो ये कि जो ऑल्टरनेट पेयर हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, वो आपस में इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट पेयर कौन कौन से हैं? 4 एंड 5। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के, एंड और दूसरा ऑल्टरनेट पेयर कौन सा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? एंगल 3 और 6, एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 6 के। ये भी हमें इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा, अब प्रूफ देखिए। प्रूफ बिल्कुल आसान है। कैसे करेंगे प्रूफ? हमने पढ़ी है करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स थ्योरम, है ना। करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स जो हमने पढ़ा है, उस करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स में वो ये कहता है कि अगर दो लाइनें L और M ये पैरेलल हैं और ये एक ट्रांसवर्सल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम्स, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जाम, क्या कह सकते हैं हम कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 5 हैं ये आपस में कैसे हैं? इक्वल रहे होंगे, हाँ या ना? ठीक है ना, एंगल 1 और 5 आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, एंगल 1 और 4 ये कैसे एंगल हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑल्सो हमने ये थ्योरम भी पढ़ी है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, है ना। ये दोनों कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, नाउ ध्यान से देखिए, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के,
एंगल 1 इक्वल है एंगल 4 के भी, तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? इक्वल, ठीक है ना। अगर एंगल 1 5 के भी इक्वल है, एंगल 4 और एंगल 1 भी आपस में इक्वल है, तो एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल रहे होंगे। देयरफॉर एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 5। ये प्रूफ हो गया। कितनी आसानी से प्रूफ हुआ। फिर से सबसे पहली चीज हमने क्या यूज की कि एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल होंगे। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम्स के थ्रू हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल है। बट दूसरी चीज भी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 और 4 आपस में इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो एंगल 1 5 के भी इक्वल है, एंगल 1 4 के भी इक्वल है, तो 4 और 5 आपस में इक्वल रहे होंगे। ये बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब फिर से हम देखिए क्या लिखेंगे यहां पर, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग, फिर से लिखिए करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम्स। हम क्या कह सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 2 और एंगल 6 ये कैसे एंगल रहे होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एंगल 2 इक्वल रहा होगा किसके? एंगल 6 के। करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम से हमने ये वाली बात लिख ली। बट ऑल्सो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में इक्वल हैं। क्यों? ऑल्सो एंगल 2 इक्वल है एंगल 3 के। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल इसलिए क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल क्यों है? क्योंकि ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अब इन दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, आप इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 2 एंगल 3 के भी इक्वल है, तो 3 और 6 आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल रहा होगा किसके? एंगल 6 के। और तो यहां से प्रूफ हो गया कि एंगल 3 और 6 ऑलवेज आपस में इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और एंगल 4 और 5 भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी कैसे एंगल होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो फिर से क्या रिजल्ट है इस थ्योरम का? तो इस थ्योरम का ये रिजल्ट है कि अगर L और M पैरेलल हैं और N एक ट्रांसवर्सल है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे ये आपस में कैसे रहे होंगे? इक्वल। बिल्कुल आसान वाली थ्योरम है, ठीक है। ये हो गई थ्योरम नंबर 1, जिसमें आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जम्स को यूज किया। इसी तरह से इसमें सेकंड जो थ्योरम है वो क्या है हमारे पास? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन, ठीक है। फिर से यहां पर बनाइए, यहां पर मैं बनाता हूं 2 पैरेलल लाइन L एंड M, और इसको इंटरसेक्ट कराता हूं बाय अ ट्रांसवर्सल N, ठीक है। जो मुझे गिवन है वो क्या है? गिवन है मुझे L पैरेलल है M के एंड N इज अ ट्रांसवर्सल। N क्या है? यहां पर एक ट्रांसवर्सल है, ओके। देन अगर N ट्रांसवर्सल है तो यहां पर कुछ एंगल क्रिएट हो जाएंगे, 1 2 3 4 और यहां पर 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो जो कॉन्जुगेटिव को इंटीरियर एंगल होंगे, को इंटीरियर एंगल मतलब जो सेम साइड में बनते हैं, जैसे इंटीरियर एंगल है ना, ये 4 3 6 5 इंटीरियर एंगल है, लेकिन जो सेम साइड में होंगे वो को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, जैसे 3 और 5 एंड 4 और 6। तो हमें प्रूफ करना है कि ये सप्लीमेंट्री होंगे 3 और 5 आपस में। सप्लीमेंट्री का मतलब कि इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल 3 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। एंड ऑल्सो ये वाला भी पेयर को इंटीरियर एंगल है, तो एंगल 4 और 6 भी मुझे दिखाने हैं कि कैसे एंगल हैं सप्लीमेंट्री, यानी कि इनका सम कितना? 180 डिग्री। ओके, नाउ प्रूफ देखिए आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहली चीज आप ध्यान दीजिए, यहां पर एंगल 1 और एंगल 3 इन दोनों का सम कितना है? एंगल 1 और एंगल 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा या नहीं होगा? क्योंकि n क्या है? एक लाइन, ये वाली बात ध्यान रखना। एंड ऑल्सो दूसरी चीज, एंगल 1 और 5 आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो सबसे पहले तो आप यही चीज यूज कर लो, अकॉर्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम्स। क्या कहता है करस्पॉन्डिंग टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एग्जम क्या कहता है? तो ये कहता है कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, कि एंगल 1 और एंगल 5
ये आपस में इक्वल होंगे। क्या कहती है एग्जाम्स कि अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, इस एग्जाम से लिख दिया। अब दूसरी चीज, एंगल 1 और 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखना होगा? एन इज अ लाइन, एन इज अ लाइन। देयरफॉर अगर एन एक लाइन है तो एंगल 1 और 3 का सम कितना होगा? 180 डिग्री। होगा या नहीं होगा? बट एंगल 1 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 5। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के। तो यहां पर एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 5। तो यहां से देखिए क्या आ गया? एंगल 3 और 5 का सम कितना? 180 डिग्री। ये बिल्कुल आसान है। फिर से कैसे किया? एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल हैं। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब 1 और 3 का सम कितना है? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि n क्या है? एक लाइन, ये लीनियर पेयर बन रहा है। ठीक है ना, यहां पर आप चाहो तो लिख देना क्या कि क्या बन रहा है? एक लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा अगर 1 और 3 का सम 180 डिग्री है बट एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 5 के, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर एंगल 1 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 5। तो यहां से क्या प्रूफ हो जाएगा कि 3 और 5 का सम कितना है? 180 डिग्री। 3 और 5 इन दोनों का सम कितना प्रूफ हो गया? 180 डिग्री। तो इसका मतलब कोइंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम 180 डिग्री होता है, मतलब ये सप्लीमेंट्री होते हैं। फिर से अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 2 किसके इक्वल? एंगल 2 किसके इक्वल रहा होगा? एंगल 6 के। ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल लेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम से हम क्या लिख पाएंगे? एंगल 2 किसके इक्वल है? एंगल 6 के। एंगल 2 और 6 आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये बात हमने कैसे कही? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम। ठीक है, अच्छा एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए आपस में इक्वल होंगे। अब दूसरी चीज, एंगल 2 और एंगल 4 का सम ये कितना है? ये 180 डिग्री रहा होगा, लीनियर पेयर। एंगल 2 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री। क्यों? ये क्या है? एक लीनियर पेयर। अच्छा अगर ये दोनों लीनियर पेयर हैं तो इनका सम 180 डिग्री होगा। बट एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 6। तो यहां पर एंगल 2 की जगह क्या लिख देंगे? एंगल 6। ये तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल 6 और एंगल 4 इनका सम भी कितना होगा? 180 डिग्री। तो हमने दोनों चीजें प्रूफ कर ली कि 3 और 5 का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, कोइंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। और ये जो 4 और 6 दूसरा पेयर है कोइंटीरियर एंगल, इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180 डिग्री, मतलब ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो थ्योरम 2। इसमें भी आपने एग्जाम का यूज किया, और जो इसमें पहले आपने जो थ्योरम 1 पढ़ी इसमें भी आपने किसका यूज किया? एग्जाम्स का यूज किया। ठीक है ना, इस एग्जाम का यूज करना है। और दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला आपको पहले से प्रूफ कराया हुआ था। और इस वाले में आपने क्या किया? इसमें एग्जाम को यूज किया, और दूसरा लीनियर पेयर वाली थ्योरम आपको पहले से कराई हुई थी। ठीक है ना, तो जो थ्योरम पहले से यूज कर रखी हैं और करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम्स, इन दोनों की हेल्प से ये प्रूफ हो जाता है कि एक तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और जो कॉन्जुगेटिव कोइंटीरियर एंगल होते हैं ये इनका सम 180 डिग्री होता है। ये हो गई आपकी थ्योरम 2। इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम नंबर 1 है उसका हमें क्या करना है? उसका हमें कन्वर्स भी पढ़ना है। ठीक है ना, उसका हमें क्या करना है? कन्वर्स भी पढ़ना है। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 3, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 1। थ्योरम 1 क्या थी? पहली बात तो आपको ये याद दिला देता हूं, थ्योरम 1 आपने अभी की है। थ्योरम 1 ये थी कि अगर ये दोनों एंगल, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये एक लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है, एन एक ट्रांसवर्सल है, तो हमने ये पढ़ा था कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा था। फिर से इफ एल पैरेलल टू एम एंड एन इज अ ट्रांसवर्सल देन एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। अब इसका उल्टा करेंगे हम। अब हम क्या करेंगे कि यहां पर ये दो लाइनें हैं, ये हमें अभी पता नहीं है कि पैरेलल हैं, पहले से नहीं पता कि ये पैरेलल है। ये एक ट्रांसवर्सल है एम। ओके,
और सपोज करो कि यहाँ पर जो एंगल बन रहे हैं, ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल। तो यहाँ पर पहले तो मैं एंगल बना देता हूँ सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। और ये हमें पहले से गिवन है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं ये आपस में कैसे हैं, इक्वल। एंगल 3 और एंगल 6 आपस में कैसे हैं, इक्वल, ये हमें गिवन है, पहले से गिवन है कि एंगल 3 और 6 आपस में इक्वल हैं और एंगल 4 और 5 आपस में इक्वल है, ठीक है। ये हमें पहले से गिवन है। तो देखो क्या बोला है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल्स सच दैट, ये ऐसे इसको इंटरसेक्ट करता है कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं वो आपस में कैसे हैं, इक्वल, देन दीज टू लाइंस आर पैरेलल। तो अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हैं तो ये दोनों लाइनें कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये थ्योरम 1 का कन्वर्स हुआ। थ्योरम 1 में क्या था, उसमें हमें ये गिवन था कि L और M पैरेलल हैं, तो हमने प्रूफ किया था कि ये आपस में इक्वल होंगे। अब इसका उल्टा, अब हमें गिवन है कि ये आपस में इक्वल है, तो प्रूफ करो कि ये पैरेलल होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। कैसे प्रूफ करेंगे हम, देखिए यहां पर हमें गिवन है एंगल 3 और एंगल 6 आपस में कैसे हैं, इक्वल। एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 6 के, ये हमें क्या है, गिवन। बिल्कुल आसान है, एंगल 3 और एंगल 6 आपस में इक्वल है, ये हमें गिवन है। और एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के ऑल्सो, एंगल 3 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों, ये दोनों क्यों इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो यहां से ध्यान से देखो, एंगल 3 6 के भी इक्वल है, एंगल 3 2 के भी इक्वल है। तो यहां से क्या प्रूफ हो गया कि एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के। यहां से क्या प्रूफ हो गया, एंगल 2 और एंगल 6 आपस में कैसे हैं, इक्वल। बट ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, और ये इक्वल भी है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल है और इक्वल भी है, इसका मतलब एल लाइन किसके पैरेलल रही होगी, एम के। तो जो आपने करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम पढ़ी थी उसमें 2 स्टेटमेंट पढ़े थे कि अगर लाइनें पैरेलल हों तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे। और उसका फिर कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम में आपने क्या पढ़ा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो तो लाइन पैरेलल होगी, है ना। तो दो आपने जो एग्जाम पढ़े हैं उसके 2 रिजल्ट हैं। पहले रिजल्ट का कन्वर्स क्या है, याद करो कि अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होंगे तो ये लाइनें कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये भी एक एग्जाम्स है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि 2 और 6 आपस में इक्वल है, बट ये कैसे एंगल हैं, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। और अगर ये करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और आपस में इक्वल भी हैं तो इसका मतलब L और M आपस में कैसी रही होंगी, पैरेलल। और ये वाली बात मैं कैसे कह रहा हूं, ये मैंने एक रिजल्ट पढ़ा है। किसका रिजल्ट, कन्वर्स ऑफ कौन सा, करस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, ठीक है। उसमें हमने ये बात पढ़ी है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हों तो ये 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं। इस तरह से हो जाएगी आपकी थ्योरम नंबर 3। ओके, थ्योरम नंबर 4 देखिए। ये थ्योरम नंबर 4 है, ये थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 2 आपने क्या पढ़ी है, थ्योरम नंबर 2 में आपने पढ़ा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट 2 पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब हम इसका उल्टा पढ़ेंगे कि अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री है तो ये दोनों लाइनें कैसी रही होंगी, पैरेलल रही होंगी, ठीक है। इसका उल्टा पढ़ लेते हैं। दिस इज थ्योरम नंबर 4, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, ठीक है। ओके, if a transversal intersect 2 line is in such a way that a pair of conjugative interior angles are supplementary। यहाँ पर 2 लाइनें हैं, इनको एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करता है सच दैट कि यहाँ पर जो को इंटीरियर एंगल बनते हैं इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये हमें गिवन है। क्या गिवन है हमें
कि अगर ये एंगल 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमें क्या गिवन है कि ये जो कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल है यानी को इंटीरियर एंगल, अगर इनका सम सप्लीमेंट्री है, अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल है 3 और 5, इनका सम कितना है 180 डिग्री, या इधर वाले भी 4 और 6 का सम भी 180 डिग्री लिख सकते हो आप, है ना। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें पैरेलल रही होंगी। ठीक है, ये समझ आया। फिर से, अगर 3 और 5 का सम 180 डिग्री है तो प्रूफ करो कि L और M पैरेलल होंगी। इससे पहले हम क्या पढ़ के आए हैं थ्योरम नंबर 2 में कि L और M अगर पैरेलल हैं तो 3 और 5 का सम 180 डिग्री होगा। अब हम उल्टा पढ़ने जा रहे हैं, हमें गिवन है कि 3 और 5 का सम 180 डिग्री है और हमें प्रूफ करना है कि L और M पैरेलल होंगी। ठीक है, प्रूफ देखिए कितना आसान है इसका। एंगल 3 और 5 इनका सम हमें गिवन है कितना 180 डिग्री, ये हमें क्या है गिवन। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, यहां पर एंगल 1 और 5 ये कैसे एंगल हैं। अच्छा, ये हमें प्रूफ अगर हम कर लें कि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑल्सो एक चीज आप देखिए कि एंगल 1 और 3 इनका सम भी 180 डिग्री है, ये भी आप यहाँ पर लिख लेना, है ना। कितना है 180 डिग्री, ये क्या है एक लीनियर पेयर। फिर से देखिए 3 और 5 का सम 180 डिग्री क्यों है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, 1 और 3 का सम 180 डिग्री क्यों है, ये लीनियर पेयर है। अब ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये आपस में कैसे रहे होंगे इक्वल। एंगल 1 प्लस 3 किसके इक्वल रहा होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5 के, हाँ या ना। फिर से ये 180 डिग्री के इक्वल है, ये भी 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में कैसे रहे होंगे इक्वल। अब एंगल 3 से एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल आ जाएंगे। एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 5 के। अब एंगल 1 और एंगल 5 आपस में इक्वल आ गए, बट ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है ये तो यहाँ पर क्या लिखोगे, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और आपस में इक्वल भी हमने प्रूफ कर लिए, तो इसका मतलब L और M आपस में क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी। देयरफॉर L पैरेलल रहा होगा M के। ये बात हम कैसे कह रहे हैं, ये हमने पढ़ा था कन्वर्स किसका, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम्स का, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम। तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम में हमने ये पढ़ा था कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपस में इक्वल हो तो ये जो लाइनें होती हैं ये कैसी होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो हमारा जो टारगेट था वो ये प्रूफ करना था कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। कैसे किया, तो हमने कहा कि देखो ये तो हमें गिवन ही है कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अच्छा ये देखो यहाँ बता रखा है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two line in such a way that a pair of consecutive interior angles are supplementary, कि 3 और 5 का सम, ये कॉन्जुगेटिव इंटीरियर का सम कितना है 180 डिग्री। आप चाहो तो ये भी लेकर चल सकते हो या ये लेकर चल लो। तो 3 और 5 का सम 180 डिग्री तो ये पहले से गिवन था। अब दूसरी चीज 1 और 3 का सम भी 180 डिग्री है क्योंकि ये लीनियर पेयर है, तो हमने कहा ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल रहे होंगे। फिर इसको सॉल्व किया तो एंगल 1 किसके इक्वल आ गया, एंगल 5 के। तो ये प्रूफ हो गया कि एंगल 1 और 5 जो कि करस्पॉन्डिंग एंगल है आपस में इक्वल है। अगर ये इक्वल भी है और करस्पॉन्डिंग एंगल है तो इसका मतलब L लाइन और M लाइन कैसी रही होंगी, पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जम। ये इस तरह से हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी थ्योरम नंबर 4। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस के बाद आप कर सकते हो एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि है पेज नंबर 101 पर। इसमें एक फिगर ये गिवन है और इस फिगर में हमसे पूछा गया है एंगल XMY, एंगल XMY, ये एंगल हमें निकाल कर देना है। तो और इसमें नेमिंग में, अच्छा इसकी नेमिंग में यहाँ पर ये P और ये Q है और यहाँ पर R और यहाँ पर S है। ठीक है, इस तरह से है। तो
ओके, निकालते हैं। फाइंड एक्स एम वाई, एंगल एक्स एम वाई ये हमें पता करना है कितना रहा होगा, और इसको पता करना बिल्कुल आसान है। इसको पता करने के लिए आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे। कंस्ट्रक्शन ये करने वाले हो आप कि यहाँ पर ये जो पी क्यू लाइन है, इस पी क्यू लाइन के पैरेलल ये एक लाइन खींचोगे। इसका आप कुछ भी एक नाम रख दीजिए। सपोज करो मैंने इसका नाम रखा ए और इसका नाम रखा बी, ऐसे, ठीक है। ये एक ए बी मैंने एक लाइन खींची, और क्वेश्चन में बच्चों ये पहले से बता रखा है कि ये जो पी क्यू वाली लाइन है वो इस आर एस के पैरेलल है। ये गिवन है पहले से, तो ये बात भी याद रखना कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है। ये मैंने जो ए बी लाइन बनाई है ये मैंने पैरेलल बनाई है किसके, पी क्यू के, बट पी क्यू किसके पैरेलल गिवन है हमें, आर एस के। तो इसका मतलब ये है कि अब ये तीनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल, ठीक है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन बिल्कुल आसान है। क्या सॉल्यूशन है इसका, हमें फिगर को देखकर पता चल रहा है कि ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं। यहाँ पर सबसे पहली लाइन में यही लिखूंगा कि पी क्यू के पैरेलल है ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। देन वी कैन से व्हाट, हम ये कह सकते हैं कि ये जो एंगल है एक्स एम बी, ये जो इतना एंगल है, इतना एंगल, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, को इंटीरियर एंगल या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये एक्स एम हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है ना, तो इस ट्रांसवर्सल के सेम साइड के ये इंटीरियर एंगल है, जिनको आप को इंटीरियर एंगल भी कहते हो। तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम बी, एंगल एक्स एम बी प्लस एंगल 135, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये क्या है, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। यहाँ पर लिख देना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। ओके, तो इस एंगल और प्लस दिस एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री के इक्वल लिख लिया। अब 180 में से 135 उधर ले जाकर माइनस करा दो, ठीक है। इधर क्या है चलेगा, एंगल एक्स एम बी, ठीक है, ये ऐसे ही ठीक है। 135 उधर ले जाकर हमने क्या कर दिया, माइनस करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 45, ठीक है। कितना एंगल आ गया हमारे पास, एंगल एक्स एम बी कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। ओके, अब फिर से ए बी और आर एस ये पैरेलल हैं, यहाँ पर लिख लो आर एस और ए बी पैरेलल हैं। अगर आर एस और ए बी पैरेलल हैं तो ये इतना एंगल और ये इतना एंगल ये आपस में इक्वल होने चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये लाइन पैरेलल है, एम वाई एक ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल बी एम वाई, एंगल बी एम वाई किसके इक्वल होना चाहिए, 40 डिग्री के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये आ गया। अब हमारा जो टारगेट था वो निकालना था एक्स एम वाई। हमें क्या निकालना था, एंगल एक्स एम वाई, है ना, एक्स एम वाई। ये जो कंप्लीट एंगल है वो इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल होगा। अगर इन दोनों को मैं ऐड करा दूं तो ये कंप्लीट एंगल निकल जाएगा। इसमें से इतना एंगल हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 45 डिग्री। इतना एंगल हमने निकाल लिया था, कितना आया था, 40 डिग्री, ये बी एम वाई। तो अगर हम एक्स एम वाई चाहते हैं तो इन दोनों को ऐड करा दो, तो एक्स एम वाई किस किस के इक्वल होगा, एंगल एक्स एम बी यानी ये एंगल और एंगल बी एम वाई, इन दोनों के सम के। तो एक्स एम बी की वैल्यू हमारे पास 45 है, प्लस बी एम वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 40। तो इन दोनों को ऐड करा दो तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। तो ये जो एंगल रहा होगा एक्स एम वाई वो कितना आ जाएगा, 85 डिग्री। ये बिल्कुल आसान है करना। कैसे किया, एक बार फिर से, पी क्यू और आर एस पैरेलल हैं और ये एंगल 135 डिग्री है और ये एंगल 40 डिग्री है।
तो बताइए एंगल एक्स एम वाई कितना होना चाहिए। तो हमने अपनी तरफ से एक कंस्ट्रक्शन किया कि ए बी हमने पैरेलल बनाया पी क्यू के। अब क्योंकि पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ए बी ऑल्सो आर एस के भी पैरेलल रहा होगा। ओके, अगर ए बी और पी क्यू पैरेलल हैं तो इस एंगल और इस एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये एंगल हमारे पास 45 आ जाएगा। अगर ए बी और आर एस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने चाहिए, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। फिर इन दोनों का सम करेंगे तो एक्स एम वाई निकल कर आ जाएगा कितना, 85 डिग्री। इस तरह से होगा एग्जाम्पल नंबर 4। पेज नंबर है 102 एनसीईआरटी की बुक में और एग्जाम्पल नंबर है 5। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स सच दैट the bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। इस बात का मीनिंग क्या है, सबसे पहले वो समझो। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन्स, तो सबसे पहले तो दो लाइनें बना लो। ये एक लाइन बना ली हमने और ये एक लाइन बना ली, ठीक है। ये दो लाइनें बना ली हमने और इन दोनों लाइनों को कट करने वाला एक ट्रांसवर्सल बना लो, ये, ठीक है। ये हमने क्या बना दिया, एक ट्रांसवर्सल। तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, तो कोई भी एक पेयर ले लो, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप जानते हो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ठीक है। इन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के जो एंगल बाइसेक्टर हैं, यहाँ पर ये जो बनाया मैंने, ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर इसका, और ये जो बनाया ये भी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो ये दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में पैरेलल हैं, तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों लाइनें भी पैरेलल रही होंगी, ठीक है। क्या बोला गया है कि अगर ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इनके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, अगर ये आपस में पैरेलल हैं तो प्रूफ करके दिखाओ कि ये दोनों लाइनें भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ठीक है, कर देंगे। पहले इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पी क्यू, इसका नाम आर एस, ठीक है। इस पॉइंट का नाम रख देते हैं कुछ एम, इसका नाम रख देते हैं एन, इसका नाम रख देते हैं ए, इसका नाम रख देते हैं बी, ऐसे करके कुछ, ठीक है ना। ऐसा कुछ नाम हमने रख दिया, ओके। जो भी है आप नाम कुछ भी रख सकते हो, ये हमने नाम रख दिया। अब बच्चों, अब आप ध्यान से सुनो, यहां पर ये एन बी, ये जो मैंने एन बी बनाया है, ये एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस कंप्लीट एंगल का। ये कंप्लीट एंगल कौन सा है, एंगल एम एन एस, ठीक है। इसका ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इतना एंगल इस कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल रहा होगा। फिर से एन बी क्या है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो मैं इतने एंगल को क्या कह सकता हूं, इस कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल। तो ये एंगल का नाम क्या है, एम एन बी, एंगल एन एम बी इक्वल होगा किसके, हाफ के। कौन से, इस कंप्लीट एंगल के हाफ के। तो इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या है, एम एन एस, ठीक है, हाफ के इक्वल होगा, क्योंकि एन बी क्या है, बाइसेक्टर। यहां पर आप चाहो तो लिख सकते हो एन बी इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ओके, एक काम हो गया बच्चों ये। अब इधर आ जाओ, यहां पर भी कुछ नाम रख देते हैं। तो सपोज करो यहां पर हमने नाम रख दिया ई, यहां पर कुछ नाम रख दो एफ, कुछ भी, ठीक है। यहां पर बच्चों एम ए एक एंगल बाइसेक्टर है किसका, इस कंप्लीट एंगल का। कंप्लीट एंगल का नाम क्या है, ई एम क्यू, ठीक है। इस कंप्लीट एंगल का एम ए एक एंगल बाइसेक्टर है। इस बात का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि इतना एंगल इस कंप्लीट एंगल के हाफ के इक्वल रहा होगा। इतना एंगल इस कंप्लीट के हाफ के इक्वल, इतने एंगल का नाम क्या है, ई एम ए, एंगल ई एम ए
ये हाफ के इक्वल रहा होगा, किसके? इस कंप्लीट एंगल। इस कंप्लीट एंगल का नाम क्या है? EMQ। ये हमने क्यों कहा? क्योंकि MA एक एंगल बाइसेक्टर है। MA इज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, इस तरह से। अब बच्चों, हमें ये क्वेश्चन में पहले से गिवन था कि ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये आपस में पैरेलल हैं। कैसे हैं? पैरेलल। NB और MA आपस में पैरेलल हैं। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल होंगे ये? करस्पॉन्डिंग एंगल, अगर NB और MA आपस में पैरेलल हैं। बट ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि NB यानी एंगल बाइसेक्टर NB और एंगल बाइसेक्टर MA ये आपस में पैरेलल हैं, ये हमें गिवन है। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल रहे होंगे। कौन कौन से एंगल? एंगल EMA इक्वल रहा होगा इस एंगल के। इस एंगल का नाम क्या है? MNB, ठीक है, एंगल NMB। MNB लिखना चाहिए, इसको हमें क्या लिखना चाहिए? MNB। यहां पर M कर देना, MNB, ठीक है ना, MNB होना चाहिए, MNB ये एंगल, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। अब MNB को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ MNS, है ना, क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ MNS। इतना EMA, अच्छा EMA को अपने पहले हमने EMA को लिखना है। EMA को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ EMQ। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे? हाफ ऑफ EMQ, ठीक है। EMA, इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या है? EMQ। ये हमने यहाँ पर लिखा था। EMA की जगह हमने क्या लिख दिया? हाफ ऑफ EMQ। और यहाँ पर ये जो एंगल है MNB, MNB को हम क्या लिख सकते हैं? हाफ ऑफ MNS, हाफ ऑफ एंगल MNS, ठीक है ना। MNB कौन सा एंगल है? ये वाला। इस एंगल को हम इस कंप्लीट एंगल का हाफ कह सकते हैं, MNS का। अच्छा, यहां से हाफ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा? एंगल EMQ इक्वल आ जाएगा किसके? एंगल MNS के। तो ये दोनों एंगल देखो यहां पर क्या है? EMQ ये कंप्लीट एंगल और MNS ये कंप्लीट एंगल। ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए। अब अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, बट ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये कैसे एंगल हैं? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये आपस में इक्वल भी है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, आपस में इक्वल है। इस बात का मतलब ये है कि PQ किसके पैरेलल रहा होगा? RS के। क्या लिखोगे? बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इस बात का मतलब ये है कि क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है और आपस में इक्वल हमने प्रूफ कर दिए, इसका मतलब PQ और RS आपस में पैरेलल रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो फिर से ये एक ट्रांसवर्सल है जो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहां पर जो दो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, इनके जो एंगल बाइसेक्टर बनाए गए वो आपस में पैरेलल हैं। तो प्रूफ करके दिखाइए कि PQ और RS भी पैरेलल होंगे, ठीक है। ये एक एंगल बाइसेक्टर है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो ये इतना एंगल को हम हाफ ऑफ दिस कंप्लीट एंगल लिख सकते हैं, वो हमने यहां पर लिखा। क्या लिखा? एंगल MNB क्या होगा? हाफ ऑफ एंगल MNS, इस कंप्लीट का हाफ। एक काम हो गया। ऐसे ही हमने कहा कि MA एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाला दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, तो इतना एंगल को हम इस कंप्लीट का हाफ कहेंगे। एंगल EMA क्या रहा होगा? हाफ ऑफ एंगल EMQ के, ये लिख दिया, ठीक है। बट क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल थी, तो EMA और ये छोटा वाला एंगल MNB ये आपस में इक्वल रहे होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। ये हमने यहां पर लिखा कि ये कैसे एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल।
ये दोनों एंगल, ठीक। अच्छा, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल तो आपस में इक्वल है, बट EMA को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हाफ ऑफ EMQ। MNB को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ MNS। हाफ से आप कट गया तो EMQ और MNS आपस में इक्वल आ गया। तो अगर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल आ गए, बट ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका मतलब PQ और RS क्या रहे होंगे, पैरेलल रहे होंगे। इस तरह से करोगे एग्जाम्पल नंबर 5।